मैं तुम्हें घर में बंद कर दूंगा। तुम इस जीवन से कभी नहीं बच पाओगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके घायल पैरों की वजह से उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था और बारिश में उसकी मौत हो जानी चाहिए थी। लेकिन मैं, एक मामूली किरदार जो किताब में आ गया, उसे घर लाने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी। तुम्हें मुझे छूने की इजाज़त किसने दी? उसने मुझे घूरते हुए पूछा। अचानक उसने हाथ उठाया और मैंने उसके हाथ में एक चम्मच थमा दिया। या तो पकाओ या भूखे रहो। बाद में जब मुख्य पुरुष और महिला कलाकार मेरे दरवाजे पर आए तो हवा की सीढ़ी का पूर्व खलनायक एप्रन पहने हुए था और दांत पीसते हुए मछली काट रहा था। मैं घर से एक और आवारा बिल्ली उठा लूंगा। आज रात में उसे सूप में पकाऊंगा। मेरा नाम जीरो है। जैसे ही मैं काम से निकलने वाला था, वार्ड में अचानक हंगामा मच गया। अस्पतालों में इस तरह की चीज़ें आम हैं। मैंने परिवार वालों को मनाने की कई बार तैयारी की है। हालांकि जब मैं वार्ड में दाखिल हुआ, इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मुझ पर एक व्हील चेयर से हिंसक हमला किया गया। तेज धक्के से मैं लगभग गिर ही गया था और इससे पहले कि मैं अपना संतुलन संभाल पाता, मुझे एक तीखी आवाज़ सुनाई दी। जो कोई भी इस अपाइश को लेना चाहे ले जा सकता है। मैं इसके इलाज का खर्च नहीं उठाऊंगा। अगर कोई और रास्ता ना बचे तो आपका अस्पताल इसे ले जाकर मरने दे। व्हीलचेयर पर बैठी महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और ये सुनकर एकदम शांत खड़ी रही। अगर उसकी छाती का ऊपर नीचे होना ना होता तो मैं समझ जाता कि वो मर चुकी है। हेड नर्स अजीब तरह से वहीं खड़ी रही। बोलने वाले आदमी को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ घूरना ही मिला। फिर उस आदमी ने हम सबको धक्का देकर एक तरफ कर दिया। चुप महिला पर थूका और गाली देते हुए कहा, छी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बोझ बनने से बचने के लिए बहुत पहले ही मर गया होता। थूकने के बावजूद महिला एकदम शांत और बेसुध रही। वो किसी मूर्ति जैसी लग रही थी। मैंने जल्दी से एक टिश्यू निकाला और उसके पास जाकर उसके बालों से गंदगी साफ की और इस मौके का फायदा उठाकर उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी त्वचा इतनी सफ़ेद थी कि मानो पारदर्शी हो, और अब छाया में डूबी हुई उसमें एक अनोखी सुंदरता थी। मैं उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और काफ़ी देर तक वहीं अवाक खड़ा रहा। फिर शर्म से लाल होकर मैंने नर्स से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है। नर्स ने असहाय होकर आह भरी और कहा, उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। उसकी नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और उसके दोनों पैर विकलांग हो गए हैं। अब कोई उसकी देखभाल नहीं करता और उस पर लगभग 10,000 युवान का मेडिकल बिल बकाया है। उसके चाचा भी भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं। मैंने उस महिला को ध्यान से देखा, अपना फ़ोन निकाला, अपना बैलेंस चेक किया और मन बना लिया। मैंने उस आदमी से कहा, आप उसे नहीं चाहते हैं ना, तो मैं उसे ले जाता हूँ। मेरी बात सुनकर नर्स चौंक गई। क्या कहा तुमने? मैं धीरे से हंसा। कुछ नहीं, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अस्वीकृति थी। दुनिया में इतने सारी बीमार लोग हैं, तुम उन सबके मेडिकल बिल तो चुका नहीं सकती है ना? वैसे भी तुमने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, तुम्हें पहले अपना खर्च खुद उठाना चाहिए। ये सुनकर व्हीलचेयर पर बैठी महिला थोड़ी हिली। मैंने लापरवाही से अपना सिर झटक दिया। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस इसी एक आदमी को जानती हूँ। मैंने ताना मारा। मैंने पहले कभी किसी को विकलांग व्यक्ति को घर लाते नहीं देखा। अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसे ले जाओ और मुझे फिर परेशान मत करना। इतना कहकर मैं मुड़ी और चली गई। डर लग रहा था कि कहीं मैं उसका पीछा ना कर लूं और फिर से इस झंझट में ना फंस जाऊं। व्हीलचेयर पर बैठी महिला को देखकर मैं आह भरे बिना नहीं रह सकी। इस किताब में आने के बाद से 20 साल से ज़्यादा समय से मैं एक राहगीर की तरह सावधानी से जी रही हूँ, हर चीज़ से बचती रही हूँ। कहानी के मुख्य पुरुष और महिला किरदारों से जुड़ी हर चीज़ का अंत इस बात से हुआ कि मैंने एक खलनायक दाबाओ को उठाकर उसे घर ले आई। कभी घमंडी और सुविधा संपन्न रहा वो नौजवान अब 10,000 युवान में मेरे द्वारा वापस खरीदा गया था। जब हम घर पहुंचे तब भी उसने मुझसे बात नहीं की। उस छोटे से किराए के कमरे में मैं ही अकेली थी जो खुद से बातें कर रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर नीचे करके अपनी सुन्न मजबूत टांगों को घूरती रही। मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं उसके पास जाऊं और उसका सिर उठाकर उसकी धुंधली आंखों में देखते हुए उससे एक एक शब्द करके पूछूं, क्या तुम्हें भूख लगी है? वो मेरे इस व्यवहार से हैरान लग रही थी। उसकी पुतलियां सदमे से कांप रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार खामोशी से जवाब दिया,
वो 18 साल की थी। उसकी आवाज़ भारी थी, जैसे कोई जंग लगी जेब घड़ी हो, मानो उसने बहुत समय से बात न की हो। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे पिछले सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन उसने अभी तक ये नहीं बताया था कि वो क्या खाना चाहती है। इसलिए मैंने अपने स्वाद के अनुसार खाना बनाया। ठीक है, मेरा नाम लिंशिया है और मैं तुमसे कुछ साल बड़ी हूँ। मैंने कल रात के बचे हुए चावल से अंडे डालकर एक बड़ा बर्तन भरकर फ्राइड राइस बनाया, उसे 2 कटोरियों में बांटा और उसे दे दिया। साइलेंस ने एक उंगली भी नहीं हिलाई। उसने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैंने हार नहीं मानी और कटोरी पकड़े रहा। पता नहीं कितना समय लगा, लेकिन मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से कटोरी पकड़ पा रहा था। आखिरकार उसने हाथ बढ़ाकर खाना लिया और उसे अपने बगल में मेज़ पर रख दिया, लेकिन फिर भी उसने नहीं खाया, बस चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। तुम किससे बहस कर रही हो? क्या तुम बच्ची हो? ठीक है, तुम खाना नहीं खाना चाहती हो तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम खुद को भूखा रखोगी। उसने अचानक ऊपर देखा, मेरी तरफ जल्दी से एक नज़र डाली और फिर अपना पानी पी लिया। उसकी आंखों में संदेह, सदमा और दबी हुई भावनाएं थीं, लेकिन विश्वास नहीं था। मैंने अपना वादा निभाया और 2 दिनों से लगातार काम कर रहे अपने शरीर को घसीटते हुए देर रात तक उसके साथ समय बिताया। जैसे ही मेरे मुंह में मरोड़ उठने लगी और पेट में अजीब सी हलचल होने लगी, मेरे सामने मूर्ति की तरह खड़ी वो लड़की आखिरकार हिली। उसने अपने सूखे होठों को चाटा और कर्कश आवाज़ में बोली, क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला सकते हैं? मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। संतुलन बनाने के बाद मैंने सिर हिलाया और उसे तिरस्कार भरे लहजे में पूछा, पानी पीने के बाद आपको ठीक से खाना भी तो खाना चाहिए, है ना? उसने हल्के से सिर हिलाया। तभी मैं बाहर गया और पानी की केतली उबाली और उसे देते हुए एक स्ट्रॉ पकड़ा दिया। मैंने उसके पानी खत्म होने का इंतज़ार किया, फिर धीरे धीरे चिकना, अब ठंडा हो चुका तला हुआ चावल खाया। वो खाते हुए मुझे देखती रही और जब उसने देखा कि मैं नहीं खा रहा हूँ तो उसने खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उस पल वो बिल्कुल भी किसी निर्दयिका जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक बेघर, गोदली हुई, असुरक्षित बिल्ली के बच्चे के जैसी लग रही थी। मैंने बेबसी से आह भरी, उसका चावल वापस छीन लिया, उसे वापस पैन में डाला, उसमें थोड़ा कटा हुआ मांस मिलाया, कुछ देर तक भुना और उसे वापस दे दिया। खा लो, मैं भी खा लूंगी। शेनमो ने कटे हुए मांस के साथ तले हुए चावल का कटोरा पकड़ा हुआ था। उसने आधे मांस के टुकड़े छीलकर मुझे दे दिए। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये व्यक्ति सच में अजीब है। जब सोने का समय हुआ तो मैं उसका कोट उतारने में मदद करना चाहती थी और उसे बिस्तर तक ले जाना चाहती थी। मेरे लिए ये उसकी देखभाल करने जैसा था। वो चलने फिरने में असमर्थ किसी भी अन्य मरीज से अलग नहीं थी, लेकिन वो व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़े हुए थी। उसका चेहरा लाल था और वो मुझे उसे बाहर ले जाने से मना कर रही थी। मैं खुद संभाल लूंगी, उसने कहा। मैं बाहें मोड़े उसे घूरती रही, हिलने से इनकार करती रही। मेरी निगाहों के नीचे वो लगभग पिघल गई। एक पल की चुप्पी के बाद उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें नम और सूजी हुई थीं जैसे किसी कुत्ते की। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने आह भरी, मुड़ी और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई और कपड़ों के घिसटने की आवाज़। फिर एक दबी हुई धमक सुनाई दी, मांस की ज़मीन पर गिरने की आवाज़। इससे पहले कि मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी तक पहुंचता, मैंने अंदर से एक रोती हुई आवाज़ सुनी, अंदर मत आओ, मुझे खुद करने दो, मैं 3 कदम पीछे हट गई, लेकिन कमरे पर नज़र रखी। कुछ देर बाद उसने कर्कश आवाज़ में कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने फर्श पर गंदगी देखी। कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और एक व्हीलचेयर एक तरफ पलटी हुई थी। शेनमो मेरे छोटे से बिस्तर पर सिकुड़ी हुई थी। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी और वो थोड़ी कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास गई और उसे कंबल उड़ा दिया, फिर कमरे को साफ करने के लिए मुड़ गई। मैंने उससे पूछा कि वो कल क्या खाना चाहती है और कहा कि मैं किराने का सामान पहले से खरीद लूंगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा। हर नया विकलांग मरीज ऐसा ही होता है। उन्हें अपनी विकलांगता को स्वीकार करने और मदद लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में समय लगता है। मैं उसकी बात समझती थी, लेकिन जिंदगी कोई उपन्यास नहीं है, इतना समय नहीं दिया जा सकता। वो नाजुक है, मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन और दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे खुद को संभालना होगा। गंदगी साफ करने के बाद मैं उस रात ज़मीन पर सोई। अगले दिन जब मैं उठी तो सूरज आसमान में काफ़ी ऊंचा था। सौभाग्य से छुट्टी का दिन था।
वरना परेशानी हो जाती। मुझे अपने ऊपर एक अतिरिक्त कंबल मिला। शैनमो ने ही मुझे उससे ढका होगा। वो अभी भी उसी स्थिति में थी जैसे पिछली रात थी। मैंने शांति से उसे कंबल से बाहर निकाला। उसने काफ़ी समय से ठीक से खाना नहीं खाया था और काफ़ी समय से बीमार थी। उसकी हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। मैंने उसकी कोशिशों को नज़रअंदाज करते हुए उसे आसानी से उठाया और बाथरूम की ओर चल पड़ी। क्या तुम खुद कर सकती हो या मैं तुम्हारी मदद करूं? उसका चेहरा टॉयलेट सीट से टकरा गया और वो कुछ बोल नहीं पाई। मैं लगातार उसकी आंखों में देखता रहा। मैंने बार बार पूछा और आखिरकार उसने कमज़ोर कोमल आवाज़ में कहा, मेरी मदद करो, मैं अकेले नहीं कर सकती। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने कदम उठाया। शर्म से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। हमने सुबह शांति से बिताई। शैनमो अभी भी असहज थी और आखिरकार मैंने कपड़ों के ढेर में से चाकू निकाला। मैंने शांति से चाकू कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन शैनमो भड़क उठी। क्या अब मुझे मरने का भी अधिकार नहीं है? उसका चेहरा लाल हो गया था और वो इतनी दर्द में थी कि उसने अपना संतुलन खो दिया। असहाय होकर अपनी व्हीलचेयर पर गिर पड़ी। सांस लेने के लिए हाँफ रही थी। मैंने उसे देखा और एक पल के लिए दया महसूस की, लेकिन मैंने तुरंत अपने दिल को कठोर कर लिया। शैनमो, मैं 10,000 युआन में तुम्हारी जान खरीद लूंगा। तुम वापस आ गई हो। तुम्हें अपनी मर्जी से अपनी जान लेने का कोई हक नहीं है। आत्महत्या, खुद को चोट पहुंचाना, खुद को त्याग देना, अपने प्रियजनों को दुख पहुंचाने और दूसरों को खुशी देने के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? उसने आंखें बंद कर ली और दांत पीसते हुए बोली, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन क्या मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूं? आखिर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपने आंसू बहने देती रही। तुमने मुझे क्यों बचाया? हमारा क्या रिश्ता है? उसने सीधे जवाब नहीं दिया, बस मन ही मन कहा, मैं एक अनाथ हूं। उस तरह की अनाथ जिसका पूरा परिवार मर गया। मैं कई परिवारों की दया पर पली बढ़ी। जूनियर हाई में बीमार पड़ गई। ज्यादा गंभीर नहीं, लेकिन इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ। उस समय मेरे पास सिर्फ 20 युआन थे और मैं दवाइयाँ नहीं खरीद सकती थी। कोई भी मेरी दवाइयाँ खरीदने में मदद करने को तैयार नहीं था। इसलिए मैं छात्रावास में अपने बिस्तर पर दुबक कर बस यही प्रार्थना करती रही कि दर्द जल्द ही मेरी जान ले ले। उस समय मैंने सोचा, अगर मैं बच गई और भविष्य में मुझसे जैसे ही हताश किसी से मिली तो मुझे उसे बचाना ही होगा। मैं उसे अपनी तरह मरने का इंतजार करते हुए नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए मैं नीचे बैठ गई और धीरे से अपना सिर उसके सुन्न पैर पर रख दिया। मेरी आवाज़ धीमी थी, इसलिए इसे मेरे लिए थोड़ा और जीने की कोशिश समझो। शैनमो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अनजाने में ही मेरे पैर को कसकर पकड़ लिया। तब से उसने फिर कभी आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की। दिन में मुझे काम पर जाना पड़ता है, इसलिए शैनमो घर पर अकेली ही रहती है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मुझे उसके लिए खाना पहले से तैयार करना पड़ता है। काम पर जाने से पहले मुझे सारे चाकू सावधानी से छिपाने पड़ते थे। काम से लौटने के बाद मैं खाना बनाने, कपड़े धोने और उसके शरीर को साफ करने में व्यस्त रहती थी। मैं इतनी थक जाती थी कि बिस्तर पर लेटते ही सो जाती थी। शैनमो चुप और खामोश रहती थी, लेकिन वो हर संभव मदद करती थी। एक दिन मैं काम से घर लौटी और उसे लिविंग रूम में नहीं देखा। शैनमो, शैनमो, मैंने उसका नाम पुकारा और पूरे बेडरूम में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं घबरा गई और जल्दबाजी में ठोकर खाकर बुरी तरह गिर पड़ी। शोर से शैनमो चौंक गई। वो अपनी व्हीलचेयर पर दौड़ती हुई आई। उसके शरीर से खाना पकाने के तेल की गंध आ रही थी और उसके हाथ में एक चम्मच था। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या तुम गिर गई? उसने गुस्से से भरी आंखों से कहा। मैं रसोई में थी और चूल्हे का हुड बहुत शोर कर रहा था। मैंने तुम्हें पुकारते हुए नहीं सुना। शैनमो ने देखा कि मैं ठीक हूं और अपनी व्हीलचेयर पर वापस रसोई में चली गई। रात के खाने से पहले बस एक ही बर्तन बचा था। ओह, और क्या तुम साथ ही साथ कपड़े वॉशिंग मशीन में टांग दोगी? मैं कपड़े टांगने वाली रस्सी तक नहीं पहुंच सकती। मैंने मिलीजुली भावनाओं के साथ अपना खाना खाया। ये पहली बार था जब मैंने शैनमो के हाथ का बना खाना खाया था। मेरे सामने बैठी शैनमो ने शांत और सहज भाव से कहा, अब से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। काम खत्म होने के बाद तुम आराम कर सकते हो। उस समय तो मैंने बस सिर हिला दिया, लेकिन रसोई में बर्तन धोते समय मुझे एहसास हुआ कि वो इस जगह को अपने घर जैसा मानती थी। शैनमो ने मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानना शुरू कर दिया था। अगले दिन मैं जल्दी उठी और किराने का सामान खरीदा। मैंने शैनमो से कहा कि मैं ब्रेज्ड पोक रिब्स खाना चाहती हूँ। वो थोड़ी शर्मिंदा दिखी, जो उनके लिए बहुत कम होता था।
उसकी शर्मिंदा शक्ल देखकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उसे फ़ोन थमा दिया। मैंने कहा, कुछ रेसिपीज़ देख लो, मेरे पास तुम्हारे लिए सिम कार्ड है और हमने वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लिया है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। लेकिन जैसे ही मैं जाने लगी उसने कहा, ओह, और काम से छुट्टी के बाद सोया सॉस खरीदना याद रखना, घर पर बस थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है, ठीक है। उस दिन से शेन मो के विचार आत्महत्या के बारे में सोचने से हटकर आज क्या खाना है और कल कौन सा सूप बनाना है इस बारे में सोचने में लग गए। हमारी चैट हिस्ट्री में मुझसे खाने के बारे में और किराने का सामान और मांस खरीदना याद रखने के बारे में पूछे गए सवालों से भरी हुई थी। मैंने उसे एक क्रूर खलनायिका से एक गृहिणी में बदलते देखा और उसके चेहरे पर बढ़ती गुलाबी रंगत से पता चलता था कि कम से कम उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अब जीवन एक शाम खाने की मेज़ पर जब मैं पोक रिब सूप पी रहा था, मैंने उससे यूं ही पूछा, क्या तुमने कभी दोबारा खड़े होने के बारे में सोचा है? मेरा एक सीनियर सहपाठी है जो पुनर्वास तकनीकों में बहुत माहिर है। वो जल्द ही हमारे इलाके में आ रहा है। क्या तुम आना चाहोगी? इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उसने ठंडे लहजे में चॉपस्टिक पटक दी। मैंने खाना खत्म किया और उसे गुस्से में चाहते हुए देखता रहा। कुछ बोल नहीं पाया। मैं उसके कमरे तक भागा, उसे पकड़ा और गंभीरता से समझाया, तुम्हारी चोट को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। थोड़ी सी कोशिश से अभी भी खड़े होने की उम्मीद है। चलो कोशिश करते हैं, ठीक है? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं और ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम मुझे विकलांग होने के कारण भी तुच्छ समझते हो? क्या तुम मुझे अब और नहीं चाहते? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे शब्दों को इस तरह समझेगी। मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन तुम्हारा मतलब यही था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने उन्हें पोंछा नहीं, बस ठंडे लहजे में मेरा मजाक उड़ाया और मुझसे भिड़ गई। कुछ समय तक हम एक गतिरोध में फंसे रहे। अचानक मुझे थोड़ी ऊब महसूस हुई। अगर आप यही सोचते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर मैं भी इंसान हूँ। काम के लंबे दिन के बाद मैं थक गया हूँ। चलो आराम करते हैं। और इस तरह हम दोनों के बीच अचानक एक तरह का शीत युद्ध शुरू हो गया। ऊपरी तौर पर सब कुछ पहले जैसा ही था। मैं काम करता रहा और वो खाना बनाती रही, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। कभी कभी तो हम 3 दिनों तक एक शब्द भी नहीं बोलते थे। उसने बड़ी मेहनत से जो वज़न बढ़ाया था, वो बिना उसकी जानकारी के गायब हो गया। वो फिर से चाकू को खाली निगाहों से घूरने लगी और हर रात उसे बुरे सपने आते थे। हर बार जब वो जागने की कोशिश करती तो चुप रहती। हमने कभी बात नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अतीत और उसके टालमटोल वाले रवैये के बारे में क्या करूं। मैं पहले से ही हर दिन काम से थका हुआ रहता था और फिर घर आकर उसका उदास चेहरा देखना पड़ता था। इससे मेरा दिल गुस्से से भर जाता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किससे अपना गुस्सा निकालूं। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद कई और चटकने की आवाज़ें आईं। शोर इतना तेज था कि मैं अनदेखा करने का नाटक नहीं कर सकती थी। मैं दौड़कर बेडरूम में गई और शेनमो को ज़मीन पर पड़ा देखा। उसके चेहरे पर दबा हुआ दर्द साफ झलक रहा था। उसके चारों ओर कटोरे बिखरे पड़े थे और कुछ टुकड़ों से उसके गाल पर चोट लग गई थी। मेरा दिल फिर से दुख से भर गया और मैंने जल्दी से उसे उठाया, लेकिन उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझसे लिपट गई, जिससे मेरे लिए हिलना भी मुश्किल हो गया। मैंने चिड़चिड़ाकर कहा, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मरना चाहती हो? क्या मुझे जीना चाहिए? शेनमो की आंखें लाल हो गईं। मुझे सच में नहीं पता था कि उसके जैसी खलनायिका में इतने आंसू कहाँ से आते हैं। वो मेरे ऊपर झुक गई। उसकी आवाज़ नरम पड़ गई और वो गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहती? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी बाहों में और कसकर लिपट गई। जानती हो, मेरे पास सिर्फ तुम हो। हाँ, हमारे पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा है। मैं एक अनाथ थी जिसका पूरा परिवार पुनर्जन्म के बाद मर गया था। वो एक अपाहिज खलनायिका थी जिसे सबने त्याग दिया था। वो मेरी बाहों में दयनीय भाव से सिर हिलाती रही और जल्द ही सो गई, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। ये अजीब था, इतनी पतली सी दिखने वाली किसी की पकड़ इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। हमारी बातचीत के बाद उसकी हालत में काफ़ी सुधार हुआ। एक बार उसने हठपूर्वक पकड़ रखा था। छुरी ने ताना मारा, छोटी मछली, अंदाज़ा लगाओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। भाप में पकाऊंगा या प्याज के साथ भूनूंगा, तुम चुनो। मैंने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा,
मैं प्याज के साथ भूनूंगा। प्याज के साथ भुनी हुई छोटी मछली मैकरल पकौड़ी के साथ सबसे अच्छी लगती है। शेनमो ने असहाय होकर मेरी ओर देखा, फिर मछली का सिर काट दिया। मूल कहानी में खलनायिका दूसरी नायिका ने नायिका की मां को मार डाला था। कथानक के अनुसार पैर खोने के बाद नायिका को उसे मानव ढाल बनाकर घसीट कर ले जाना चाहिए था और उसे मर जाना चाहिए था। लेकिन अब एप्रन पहने शेनमो ने मुझसे ठंडे लहजे में कहा, आज जो मांस मैं लाई हूं वो ताज़ा नहीं है, तुम्हें पता है ना। मैंने अपनी नाक छुई और भरोसे से कहा, आज मैं काम से देर से लौटी। शेनमो ने ताना मारते हुए चीनी लहजे में कहा, काम से देर से लौटी या फिर बिल्ली को सहलाने में ज्यादा मजा आ रहा है। मैंने तुम्हें देखा। कैसे देखा? क्या तुम बाहर गई थी? उसने कुछ नहीं कहा, बस एक दूरबीन निकाली, पता नहीं मैंने कब खरीदी थी, और उसे खिड़की पर लगा दिया। पता चला कि वो काम से लौटने का मेरा रोज का रास्ता देख सकती थी। मेरी मुस्कान तुरंत और भी शर्मिंदगी भरी हो गई। उसने ताना मारते हुए ठंडे लहजे में ऐलान किया, आज तुम्हें ब्रेस्ड पोर्क रिब्स नहीं मिलेंगे। मैं चिल्लाने लगी, नखरे दिखाने लगी और चीखने लगी, नहीं शेनमो, तुम सबसे अच्छी हो, मुझे ब्रेस्ड पोर्क रिब्स से रिश्ता तोड़ने पर मजबूर मत करो। उसने ठंडी निगाहों से मेरी तरफ देखा, नाक सिकोड़ी और फिर खट्टी मीठी पोर्क रिब्स की एक प्लेट ले आई। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। ठीक है, मैं ब्रेस्ड पोर्क रिब्स से रिश्ता तोड़ सकता हूँ। खट्टी मीठी पोर्क रिब्स, चलो शादी कर लेते हैं। मेरा ये भाव परिवर्तन गिरगिट से भी तेज था, जिससे शेनमो हंस पड़ी। उसकी पहले की भावहीन आंखें अब धूप में नहाई हुई मानो जीवंत हो उठी थीं। खिड़की के पास रखा हरा पौधा भी चुपचाप नई कलियां उगा चुका था, हवा में धीरे धीरे झूल रहा था, मानो जीवन से भरपूर हो। एक गर्मी की रात अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने बाहर मूसलाधार बारिश को देखा। टैक्सी न मिलने की चिंता में और इलेक्ट्रिक स्कूटर से घर जाना तो नामुमकिन था। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि बारिश में ही दौड़कर घर जाऊं या नहीं, तभी कुछ हॉर्न की आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने ऊपर देखा तो मेरे विभाग का एक डॉक्टर अपनी कार से मुझे हाथ हिला रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं कंधे पर बैग लटकाए बारिश में भागी और उसने मुझे कार में खींच लिया। अरे बाप ले, इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या हम चलें? हम दोनों को घर जाने का रास्ता नहीं पता था। कोई बात नहीं, हम सब सहकर्मी हैं। घर पहुंचकर मैंने उसे ऊपर बैठने के लिए बुलाया। हम रास्ते भर बातें करते और हंसते रहे। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा खोल पाती, वो अंदर से खुल गया और शेनमो मेरे सामने आ गया। वो चिंतित दिख रहा था, लेकिन जब उसने मेरे बगल में मेरे सहकर्मी को देखा तो उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडे स्वर में पूछा, ये कौन है? मेरे सहकर्मी ने अपना सिर खुजाया, मुस्कुराया और पहल करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मैं लिनशिया का सहकर्मी हूं। मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। उसके अचानक गुस्से ने मेरे सहकर्मी और मुझे दोनों को चौंका दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उससे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? अगर वो मुझे घर नहीं छोड़ते तो मुझे नहीं पता कि मैं कितनी भीग जाती। मेरी बातें सुनकर शेनमो का शुरुआती गुस्सा, जो पहले बहुत गुस्से में था, अचानक मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसका मनोबल पूरी तरह से टूट गया हो। उसने मुझे गहरी नज़र से देखा। उसकी पीठ धीरे धीरे झुकी, फिर वो चुपचाप मुड़ा और अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर अपने कमरे में वापस चला गया। उसकी आंखों में आंसुओं की झलक थी। मेरे सहकर्मी जियान जुआंग ने कड़वी मुस्कान के साथ लिनशिया से पूछा कि क्या उसने कुछ गलत समझा है। मैं शेनमो के जाते हुए रूप को जटिल भावनाओं से देखता रहा और अंत में मुझे भी बहुत बुरा लगा। शेनमो, मुझे भूख लगी है, मैंने कहा। मेरे बोलते ही दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। शेनमो ने अपनी व्हीलचेयर को धकेला, सिर झुकाया और रसोई में चला गया। वो गर्मा गर्म पकी हुई सूअर की पसलियों का एक कटोरा लेकर आया और चॉपस्टिक और एक कटोरी निकाली। इसके बाद वो अकेले खिड़की के पास गया और हरी शाखाओं को खाली निगाहों से देखता रहा। मैंने पूछा, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस पल ऐसा लगा जैसे जब मैं उसे पहली बार घर लाई थी, मैं ही लगातार बोल रही थी, जबकि वो चुपचाप अपनी ही दुनिया में खोया बैठा था। बोलते बोलते मेरा गला सूख गया। फिर मैंने उसे कुछ बुदबुदाते हुए सुना, क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ? मैंने भौहें चढ़ाकर उसे हैरानी से देखा।
ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने पूछा। तुम बहुत अच्छी हो, तुम अच्छा खाना बनाती हो, कपड़े अच्छे से धोती हो और घर हर दिन एकदम साफ रहता है। उसने कड़वी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, लिंचिया, जब तेज बारिश होती है तो मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे लिए छाता भी नहीं ला सकता। मैं बस घर पर बैठकर तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ और कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। किसी को तुम्हें घर लाते देखकर मुझे खुश होना चाहिए। कम से कम तुम। मैं बारिश में भीग गई, लेकिन मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैं गुस्से में थी और परेशान थी। मैं इतनी बेकार क्यों हूँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। लिंशिया, मुझे अपने इस निकम्मे रूप से नफरत है। अगर मैं कर सकती तो मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहती, ताकि तुम सिर्फ मुझे ही देखो और मुझ पर ही भरोसा करो, ना कि इस अपाहिज की तरह जो सिर्फ तुम्हारे लिए खाना बना सकता है और कपड़े धो सकता है। उसका आधा चेहरा अंधेरे में छिपा था, इसलिए मैं उसके हाव भाव नहीं देख पा रही थी। उसी क्षण आकाश में एक सुनहरी बिजली चमकी और उसका चेहरा रोशन हो गया। उसका चेहरा पीला और बेजान था और उसकी आंखों में डर और पागलपन भरा था। बस इसी क्षण मुझे समझ आया कि लेखक ने उसे इस तरह के संगीत से वर्णित क्यों किया था। मैं हमेशा उसे एक शांत बिल्ली का बच्चा समझती थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि वो असल में एक टूटे हुए पैर वाला बाघ था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी क्षण अपनी खून खराबे वाली प्रवृत्ति को प्रकट करने के लिए तैयार है। घुटन भरी खामोशी में वो मेरे पास आया, मेरा हाथ कसकर पकड़ा और पूछा, लिंशिया, क्या तुम मुझे इस हालत में भी स्वीकार करोगी? किताब में उसके बारे में दिए गए सभी वर्णन अब मेरी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए। वो मुझे घूर रहा था। उसकी निगाहें मानो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और मुझे पसीना आने लगा। मैं बस इतना ही कह पाई, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हम हमेशा परिवार रहेंगे। उसने बार बार परिवार शब्द दोहराया, फिर हंस पड़ा। सिर्फ परिवार? लिंशिया, तुम कितनी बेरहम हो। लेकिन परिवार भी ठीक है। जब तक तुम पूरी तरह से मेरी हो, कोई भी पहचान स्वीकार्य है। उसके विचार, उसने जो कुछ भी बताया, उससे मैं चौंक गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो सच में ऐसा कह रहा था या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। शायद हमारे रोज़मर्रा के मेलजोल में उसके मन में एक तरह का रोमांटिक भ्रम पैदा हो गया था, या शायद ये सिर्फ सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट था जिसके कारण वो अपनी भावनाओं को गलत समझ रहा था। अगर ऐसा है तो शायद एक दिन उसे अकल आ जाएगी और वो मुझे छोड़ देगा। आखिरकार एक बाघ हमेशा अपने इलाके में लौटता है और मैं, ये छोटी कुतिया, या तो उसका भोजन बन जाऊंगी या उससे दूर रहूंगी। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। बेशक हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से एक ठंडी मुस्कान दिखाई। लिंशिया, तुम मेरी हो जाओगी। इस तरह घूरे जाना मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बस एक बहाना बना लिया। मैंने एक बहाना बनाया और जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई। जब मेरा दिल आखिरकार शांत हुआ तो मैं पसीने से भीगी हुई थी। शैनमो हमेशा की तरह शांत रहा। बिस्तर पर लेटकर उसने पूछा कि क्या मैं आज ऊपर आकर सोना चाहती हूँ। बारिश से फर्श बहुत गीला था। मैं एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मैं खुद को गर्म नहीं रखती तो मुझे पक्का सर्दी लग जाती। आखिर मैं सर्दी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शैनमो ने अपनी कमीज उतार दी, जिससे उसकी पीली त्वचा दिखाई दी। वो थोड़ा मेरी तरफ झुका और ध्यान से पूछा, क्या ये ठीक है? क्या तुम आराम से हो? उसके अस्पष्ट सवाल के सामने मैं बिना जवाब दिए बस बेतरतीब ढंग से सिर हिला सकी। जैसे ही मुझे नींद आने लगी, मेरे पीछे से एक कोमल आह जैसी आवाज आई, लिंचिया, क्या तुम ठीक हो? मेरी भावनाएं भी तुम्हारी ही हैं, है ना? कोई बात नहीं। जिस दिन से तुम मुझे घर लाए, मैं तुम्हारी हो गई। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगले कुछ दिनों में, सच कहूं तो मैंने ही उससे दूरी बनाए रखी। ये इसलिए नहीं था कि मैं आत्ममुग्ध थी, बल्कि इसलिए कि शैनमो ने अपनी भावनाओं को छिपाना बंद कर दिया था। वो कभी कभी मेरा हाथ छूता और मेरा सिर सहलाता। उसकी आंखें ऐसी जल रही होती मानो वो मुझे खा जाना चाहता हो। मैं मन ही मन खुश थी कि वो दिव्यांग है, वरना मैं सच में नहीं जानती कि इससे कैसे निपटूंगी। कम से कम अभी के लिए सब कुछ शांत था। कुछ दिनों बाद एक शाम, काम से लौटने के बाद, कमरा एकदम अंधेरा था। एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। मेरा फ़ोन भी बंद था।
मैं अंधेरे में टटोल कर पावर स्विच ढूंढने में कामयाब हुई और उसे काफ़ी देर तक दबाए रखा। कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक एक आवाज़ आई जिससे मैं चौंक गई। बिजली गुल, बटन मत दबाओ। तुरंत ही एक गीले चिकने हाथ ने मेरा हाथ थाम लिया। धुंधली चांदनी में मैंने शैनमो को पहचान लिया और थोड़ी राहत महसूस की। वो मुझे शयन कक्ष में ले गया। कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। उनकी हल्की मंद रोशनी धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। शैनमो का आमतौर पर ठंडा और कठोर चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में नर्म पड़ गया। उसने टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में मेरी आंखों में देखा और हमारी निगाहों के बीच धीरे धीरे एक हल्की गर्माहट फैल गई। मैं असहज महसूस कर रही थी और उसकी निगाहों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने धीरे से मेरा हाथ हटा दिया और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सीधे उसकी गहरी आंखों में देखूं। लिंशिया, आज तुम्हारा जन्मदिन है, उसने धीरे से कहा। मैं चौंक गई। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि अक्टूबर का महीना आ चुका है। मैं इतनी व्यस्त थी कि अपना जन्मदिन ही भूल गई। आपको कैसे पता चला? मैंने आपको बताया तो नहीं था ना? मैंने उससे संदेह से पूछा। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे कपड़े धोते समय तुम्हारा आईडी कार्ड देखा था। मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए पैसे या कुछ और नहीं है, इसलिए मैंने खुद केक बनाया है। मैं जाकर तुम्हारे लिए ले आता हूँ। मेरा दिल थोड़ा पिघल गया और मैंने दृढ़ता से कहा। उसने एक मोमबत्ती ली और बाहर चला गया, लेकिन काफ़ी देर तक वापस नहीं आया। मैं देखने के लिए बाहर गई, लगभग किसी चीज़ से टकराते टकराते बची और सावधानी से बोली, लिंशिया, मैंने केक गिरा दिया। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तुम्हारा जन्मदिन खराब कर दिया। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। शैनमो हमेशा पीड़ित बनने का नाटक क्यों करता है? मैं खुद उसका जन्मदिन भूल गई थी। मैं उसे जन्मदिन खराब करने के लिए कैसे दोषी ठहरा सकती हूँ? ये सोचते हुए मैंने उसके चेहरे पर थोड़ी सी क्रीम लगाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मैंने केक खाया और उपहार प्राप्त किया। वो मेरी हरकत से चौंक गया। हल्की चांदनी में भी उसके चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। क्या उपहार? उसने मुस्कुराते हुए पूछा और अपने मुलायम बालों को सहलाया। तुम ही मेरा उपहार हो, भाग्य का दिया हुआ सबसे खूबसूरत चमत्कार। शैनमो ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने मुझे देखा। उस पल उसका सारा दिखावा गायब हो गया था। तो तुम भी मेरी तरफ आकर्षित हो, है ना? मैंने चुपचाप सिर हिलाया। तो मैं तुम्हारे बगल में खड़े होने के लायक हूं ना? उसने फिर पूछा। मैंने आह भरी और उसे जबरदस्ती गोद में उठा लिया। तभी बिजली वापस आ गई और कमरा तुरंत रोशन हो गया। उसका जानबूझकर झुकना अब साफ दिखाई दे रहा था। मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। मैंने धीरे से उसके माथे पर उंगली मारी। ठीक है, मैं तुम्हें नहलाने ले चलती हूँ। वो शर्मा गया और अपना सिर नीचे कर लिया। मजबूरी में मान गया। ये स्नान तो बहुत ही कष्टदायक था। हम पहले भी साथ में नहा चुके थे, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग ही था। उसका चेहरा उबले हुए झींगे की तरह लाल हो गया था। वो छटपटा रहा था। वो इतना शर्मीला था कि जब तक मैं उसे उठाकर बिस्तर पर नहीं ले गई, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तभी उसने हिम्मत करके अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसकी शर्मीली, लगभग नखरीली सी शक्ल देखकर मैं बेबस होकर अपना सिर नीचे करके अपना माथा उसके माथे से लगा दिया। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, पहले मुझे छोड़ दो। उसने मना कर दिया, अपना सिर पीछे झुकाकर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए। मुझे एक चुंबन दो, मैंने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। शैनमो, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। शैनमो ने मासूमियत से कहा, धीरे से झुककर मेरा हाथ चाटा। उसने धीरे से पुकारा। बेबस होकर मैं नीचे झुकी और धीरे से उसके माथे पर चुंबन किया। ठीक है, मैं तुम्हें कल पुनर्वास केंद्र ले जाऊंगी, ठीक है? उसके चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो गई। उसका चेहरा उदास हो गया। वो मना करने ही वाला था कि मैंने उसे एक वाक्य में चुप करा दिया। क्या तुम मेरे साथ व्हील चेयर में शादी की तस्वीरें खिंचवाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, उसने झट से कहा। तो फिर आप पुनर्वास केंद्र क्यों नहीं जाते? ठीक है, मैंने कहा। पुनर्वास की प्रक्रिया लंबी और कष्टदायक होती है। उसके लिए जो कभी स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र हुआ करता था, दूसरों के सामने बार बार गिरना और उठना निस्संदेह एक क्रूर परीक्षा थी। उसके पैर जो कभी शून्य थे, अब दर्द से भरे हुए थे। उसे इतना दर्द होता था कि वो अक्सर आधी रात को जाग जाता था और खिड़की से बाहर चांद को निस्संकोच देखता रहता था। मैं ये सहन नहीं कर पा रही थी।
इसलिए मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की और कहा कि अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो तो हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। लेकिन उसने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं खड़ा होना चाहता हूँ, आपके बगल में गर्व से खड़ा होना चाहता हूँ और आपको मुझ पर सहारा लेने देना चाहता हूँ। वैसे भी मेरे पैर वर्षों से पूरी तरह सुन्न हैं। अब दर्द महसूस कर पाना भाग्य का वरदान है। कम से कम इससे मुझे उम्मीद तो मिली। ये सुनकर मेरी नाक में झुनझुनी सी हो गई और मैंने कहा, ठीक है, इलाज जारी रखते हैं। इससे पहले मैं उनकी मालिश कर रही थी और उन्हें व्यायाम में मदद कर रही थी। इस आधार पर वे काफ़ी जल्दी ठीक हो गए। शुरुआत में पूरी तरह सुन्न होने से लेकर असहनीय दर्द तक अब वे बैसाखियों के सहारे धीरे धीरे कुछ कदम चल सकते हैं और बिस्तर से उठ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने हर दिन मेरे लिए खाना लाने की जिद की और मेरे सहकर्मियों के सामने तो वे इसे किसी महारानी की तरह दिखाते थे। जिस दिन उनकी खास बैसाखियां बनकर तैयार हुईं, हम अपना विवाह प्रमाण पत्र लेने गए। उन्होंने उन 2 पतली लाल किताबों को पकड़ रखा था, बार बार पन्ने पलट रहे थे और उन्हें देखते ही जा रहे थे। गाली देना बंद करो, मैं तुम्हें पीट दूंगा। तुम में तो कमाल की कला है। अगर तुमने मुझे दोबारा छुआ तो मुझे नंगा छूना पड़ेगा। ये मेरी पहली शादी नहीं है, क्या तुम्हें जिज्ञासा है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भौएं चढ़ाकर उन्हें गुस्से से देखा। क्या तुम दूसरी बार शादी करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं लिंशिया, इस जीवन में मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। भला मैं दूसरा दिल कैसे रख सकता हूं? हालांकि अतीत आसानी से मिटता नहीं, बल्कि पूरी तरह से मिटता है। एक आम दिन कहानी के नायक और नायिका मेरे दरवाजे पर आए। तब तक वे कहानी के अंत तक पहुंच चुके थे, खुशी खुशी शादीशुदा थे और सुख में जीवन जी रहे थे। मैंने उन्हें उपहारों से भरे बड़े छोटे थैले लिए देखा। एक सुंदर पुरुष और एक खूबसूरत महिला मेरे दरवाजे पर अजीब तरह से खड़े थे, अपना सिर खुजा रहे थे। मुझे लगा कि वे गलती से गलत घर आ गए हैं, इसलिए मैंने कहा, माफ़ कीजिए, ये मेरा घर है। मैं उनके बीच से रास्ता बनाते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। अप्रत्याशित रूप से जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या आप शेनमो को जानते हैं? मेरी पत्नी से तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर कि वे शेनमो को ढूंढ रहे हैं, मैं तुरंत सतर्क हो गया। दरवाज़ा खोलने वाला हाथ चाबी को कसकर पकड़े हुए पीछे हट गया। मैं शेनमो के अतीत के बारे में जानता था। पिछले कुछ दिन शांतिपूर्ण रहे थे। मुझे लगा था कि अतीत बीत गया है, लेकिन अचानक ही कोई दरवाज़ा खटखटाने आया। मैं उसकी बहन हूँ, मेरा नाम शेन किंग है। महिला की आवाज़ कमज़ोर थी, मानो वे स्वीकार कर रही हो कि वो शेनमो की बहन है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मुझे उसकी पहचान याद आ गई। वो मूल कहानी की नायिका थी, एक शक्तिशाली चरित्र जिसने नाजायज संतान होने के कारण शेनमो को करारा जवाब दिया था। उसके बगल में खड़ा आदमी कहानी का नायक लू चैंग होगा, जो एक निर्णायक और निर्दयी व्यक्ति है। मेरी भावनाएं उलझी हुई थीं और मैं उन्हें अंदर आने देने या न देने को लेकर दुविधा में था। अचानक दरवाज़ा खुला। शेनमो का चेहरा उदास था और वो पानी के धब्बों से सना हुआ था। कमरे के अंदर से एक दयनीय म्याऊं की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी उस मोटी बिल्ली को नहलाया है जिसे मैंने उठाया था कल। वो दिन भर बस ये सब चीज़ें घर लाता रहता है, आखिर में मुझे ही उन्हें परोसना पड़ता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब तुम यहाँ हो ही तो यूं ही खड़े मत रहो, जाओ मेरे पति के कपड़े धो दो। शेन किंग ने शेनमो को एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने बैग उठाए और कमरे में चली गई। पति पत्नी छोटे से सोफे पर अजीब तरह से बैठे हुए, मैंने उससे कहा कि परेशान मत हो, परेशान मत हो, हम संतरे नहीं खाते, हम खुद छील लेंगे। आखिर में हीरो और हीरोइन दोनों ने एक एक बड़ा बदसूरत संतरा पकड़ा हुआ था और शेनमो और बिल्ली को बाथटब में कुश्ती करते देख रहे थे। अगर तुमने ये सब चीज़ें फिर से घर लाईं तो मैं तुमसे अभी निपटूंगी, मैंने रसोई से उस पर चिल्लाते हुए कहा। अगर मुझे यूं ही चीज़ें उठाना पसंद नहीं होता तो मैं तुम्हें घर कैसे लाती? उसने कुछ बार गुर्राया और कुछ नहीं बोला। फिर मैंने शेन किंग को खालीपन से बड़बड़ाते हुए सुना, क्या ये शेनमो है या मैं सपना देख रही हूँ? शेनमो के बोलने के बाद उसने घमंड से शेन किंग के हाथ से बिना लिपटा संतरा छीन लिया, आधा अपने हाथ में थमा दिया, आधा खुद खा लिया और फिर एक बिना लिपटा संतरा शेन किंग की तरफ फेंक दिया। शेन किंग ने बिना सोचे समझे संतरे को लपेटा। आधा लपेटने के बाद उसे अचानक अपने आने का मकसद याद आ गया। वो तेजी से खड़ी हुई और बोली, हाँ, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। तुम्हारे पैर के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हारे पिता को मेरे पिता ने नहीं मारा था। शेनमो ने शांति से सहमति में सिर हिलाया।
मुझे पता है ये सब उस बूढ़े आदमी की वजह से हुआ है। तुम्हारे पिताजी तो बिल्कुल बेकार हैं, क्या ये उनकी गलती नहीं है? साफ शब्दों में कहूं तो उसे हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। शेन किंग दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे सब कुछ पहले से पता होगा। मैंने चिंता से शेनमो का कंधा थाम लिया। मुझे उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था और मैं उसे दिलासा नहीं दे पा रही थी। मैं बस उसे थोड़ी सी गर्माहट दे सकती थी। वो मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया, मुझे दिलासा देने के लिए मेरे हाथ पर थपथपाया और फिर शेन किंग से कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता और तुम्हें दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच का सारा झगड़ा अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर शेन किंग को और भी बुरा लगा। उसने एक बैंक कार्ड निकाला और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, इसमें 40 मिलियन है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, शेनमो ने उसके हाथ से कार्ड छीन लिया और कहा, अपनी भावनाएं वापस ले लो, मैं पैसे ले लूँगा। वैसे याद रखना, ये घर तोहफे में खरीद लेना। मेरे बोलने के बाद शेनमो शेन किंग को बालकनी में ले गए और बिल्लियों को देखने लगे। उन्होंने कहा, इन्हें अपना काम खुद संभालने दो, चलो हम बिल्ली के बच्चों के साथ खेलते हैं। शेन किंग ने शेनमो को बैंक कार्ड को इतने शांत भाव से देखते हुए भौहें चढ़ाते हुए बीच में बोली, तुम बहुत बदल गए हो। अगर मैं पहले ऐसी होती तो तुम मुझे बहुत पहले ही थप्पड़ मार देते। तुम्हें लगता था कि मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है। शेनमो ने 2 बार नाक से कोड़ी, बैंक कार्ड एक तरफ रख दिया और अपने बगल में रखी शादी की तस्वीर देखने लगे। तस्वीर में पति पत्नी मीठी मुस्कान लिए हुए थे। अब मेरी शादी हो गई है, मुझे अपने पति के सुखी जीवन का ख्याल रखना है। अब इज्जत बचाने का कोई फ़ायदा नहीं। चेहरा पति और बच्चों का बोझ नहीं उठा सकता। बोलते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा, जो मानो किसी बिल्ली के बच्चे से खेल रही थी, और हल्के से हंसे। वैसे क्या तुम भी ऐसे ही नहीं हो? ये सुनकर शेन किंग की भौहें तन गईं। प्यार कितनी अजीब चीज़ है। ये लोगों को डरपोक और साहसी दोनों बना देता है और यही उनकी कमज़ोरी भी बन जाता है। इससे पहले कि वे अपनी आहें पूरी कर पाते, मैं खुद को रोक नहीं पाई और चिल्ला पड़ी, बस इतना ही? अगर हो गया है तो जल्दी से कुछ खाना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं भूख से मर जाऊं? समझे? मैं अब खाने जा रही हूं। खाना खत्म करने के बाद वे जाने ही वाले थे कि मैंने उत्साह से शेनमो द्वारा बनाए गए पकवानों का एक गुच्छा उनके हाथों में थमा दिया और कहा, कभी फिर आना। लेकिन शेनमो ने उदास चेहरे से मना कर दिया, हम तीनों ही काफ़ी हैं। अगर तुम इतने और लोगों को ले आओगी तो हम सबको खाना नहीं खिला पाएंगे।